तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप, चाहे प्रतियोगिता कोई सी भी हो। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रामीण विकास, ग्रामीण परिवेश, जो कि लेखपाल के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं और आप तलाश करते हैं कि ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएं जहां पर मुझे ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारियां मिलती रहें और लेखपाल से संबंधित हिंदी की क्लास, मैथ की क्लास और जीएस की क्लासेस मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं आपको सभी प्रकार की क्लासेस पूरे फुल कंटेंट के साथ। मैं विशाल शर्मा, और चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। मैं बता दूं, इससे पहले इसकी जो वीडियो आ चुकी हैं वो हैं 6, और हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन थे, तो अब तक इसके 300 एमसीक्यू क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 300 एमसीक्यू क्वेश्चन किसके हैं प्यारे बच्चों? ग्रामीण परिवेश के, ग्रामीण विकास के। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से है और 100 तक है, और आज हो जाएंगे हमारे पूरे 400 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यह है पहला क्वेश्चन। लिखा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं कहां पैदा होता है। क्योंकि आज क्लास में 100 क्वेश्चन होंगे, तो मे भी कि मैं किन्हीं कुछ क्वेश्चनों को कम समझाऊं या ना समझाऊं, है ना, क्योंकि इसके डिटेल की जो क्लास है वो क्लास आने वाली है, तो फिर है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं कहां पैदा होता है? गोरखपुर में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर झांसी में? तो मैं बता दूं बच्चों, ये गोरखपुर में पैदा होता है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है वह गोरखपुर में होता है। लेकिन आपने कभी ना कभी इलाहाबाद का नाम सुना होगा। इलाहाबाद का जो गेहूं है उसकी क्वालिटी बेटर है। इलाहाबाद का गेहूं नाम से बिकता, अगर आपने कभी नहीं सुना तो इलाहाबाद के गेहूं का क्वालिटी बेटर है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैदावार है वो आपके गोरखपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है किस अपराधन को किसान की मौत कहा जाता है? परत अपराधन को, जलीय अपराधन को, वायु अपराधन को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा जाता है परत अपराधन को। जब बाढ़ वगैरह आती है तो परत अपराधन के कारण जो मिट्टी पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है, खेतों का कटान होना शुरू हो जाता है, तो वहां से कुछ संबंधित है परत अपराधन। तो इससे किसान का ज्यादा नुकसान होता है, इसीलिए इसे किसान की मौत कह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं? तो यह है हमारी जलोढ़ मिट्टी। जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है जलोढ़ मिट्टी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गंगा यमुना जैसी नदियों का मिलाव है। गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियां हैं जो अपने साथ ऊपर से मिट्टी बह के लाती हैं, जो कि उपजाऊ होती है, और हमारे पास जो बड़ा फील्ड है वो जलोढ़ मिट्टी का ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 की तरफ। और लिखा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बता दूं, तराई क्षेत्र, गंगा पूर्वी गंगा मैदान, इनमें से कोई नहीं, या मध्य गंगा मैदान? तो यह है हमारा तराई क्षेत्र। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र कह लेते हैं, इसे तराई प्रदेश में कहते हैं। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, सबसे ज्यादा का तो हो गया तराई क्षेत्र, तो सबसे कम है वो है पश्चिमी गंगा मैदान। कौन सा है? पश्चिमी गंगा। याद रखना, लिख लेना, काम आएगा, तभी पास होंगे पेपर। नंबर चलते हैं 6 पर। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाइट तथा कैमूर पहाड़ियां, सोनाइट और कैमूर पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? झांसी ललितपुर, मिर्जापुर सोनभद्र, बांदा चित्रकूट, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची सोनाइट और कैमूर की जो पहाड़ियां मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा है जिसके अंदर शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? शीत ऋतु में किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तराई क्षेत्र, पूर्वी गंगा, मध्य गंगा, या फिर पश्चिमी गंगा? और आंसर होगा पश्चिमी गंगा। जी हाँ, क्या होगा आंसर? पश्चिमी गंगा, क्योंकि यहाँ तापमान सबसे कम रहता है। कब? शीत ऋतु में। चलते हैं 8 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश की जलवायु है समशीतोष्ण उष्णकटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, या इनमें से कोई नहीं? तो यह है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा है कृषि जोतों के औसत आकार के घटते क्रम में क्षेत्र क्रमशः हैं। समझना, कृषि जोतों के औसत आकार, जो एवरेज साइज है फील्ड का, घटते क्रम में पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड, पश्चिमी, पूर्वी, केंद्रीय, बुंदेलखंड, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, बुंदेलखंड, या फिर बुंदेलखंड, पूर्वी या पश्चिमी, केंद्रीय। क्वेश्चन नंबर 9 है और आंसर है ए। मतलब कि अगर हम देखें तो सबसे बड़ा औसत आकार पूर्वी क्षेत्र, उससे कम पश्चिमी क्षेत्र,
फिर केंद्रीय क्षेत्र और फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ सबसे कम, यहाँ सबसे ज़्यादा, औसत आकार घटते क्रम में। समझ में आया होगा। चलते हैं 10 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली शुरू की गई 1980 में, 1982 में, 1984 में या फिर 1985 में। ये शुरू की गई थी प्यारे बच्चों 1982 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्या चीज शुरू की गई है? विकेंद्रित नियोजन प्रणाली। नाम याद रखेंगे, सिर्फ देखना ही नहीं है, इसे फेयर करना है, उतार कर रखना है और वक्त आने पर पढ़ना है। विकेंद्रित नियोजन प्रणाली। चलते हैं 11 की तरफ। और लिखा है उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन समिति का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन समिति का गठन कब किया गया? 1997 में, 1998 में, 1999 में या 2001 में? ये किया गया था 1997 में प्यारे बच्चों, सॉरी 1999 में। उत्तर प्रदेश में जिला नियोजन समिति का जो गठन हुआ था, जिला नियोजन समिति का हुआ था 1999 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के लिए प्रथम कानून कब बना? उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बना प्रथम, वो बना 1948 में, 49 में, 50 में या 51 में? तो ये बना था प्यारे बच्चों 1950 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा या किस प्रकार का मृदा अपरदन अधिक होता है? तो मरुस्थलीय अपरदन, जलीय अपरदन, उष्ण नालिका अपरदन या इनमें से कोई नहीं? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, जलीय अपरदन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। लिखा है 14 में प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? मैनपुरी, कन्नौज, इटावा या आगरा? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? मैनपुरी, कन्नौज, इटावा या आगरा? इसका आंसर होगा इटावा। इटावा अवनालिका अपरदन से। ये अपरदन है एक प्रकार का, है ना, जैसे मृदा अपरदन होता है, वायु अपरदन होता है, तो वैसे ही जिला अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है, तो वो जिले का नाम है इटावा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कुआं, नलकूप, नदी या इनमें से कोई नहीं? भैया जी नलकूप है। क्या है? नलकूप है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वीडियो कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है तो लाइक कर दें बिल्कुल अच्छे से। देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था है? 70.1, 72, 78 या 80? है ना, पॉइंट अपना पढ़ लेना एक बार। तो यह है 78.8% पर सिंचाई की व्यवस्था है, जो कि एक अच्छा स्केल है फिर भी। चलते हैं 17 की तरफ। लिखा है आत्मा किससे संबंधित है? पानी, तूफान, कृषि या उक्त सभी से? यह है भैया कृषि से संबंधित। आत्मा किससे संबंधित है? कृषि से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जनपद प्रसिद्ध है कपास की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए, इनमें से कोई नहीं? गन्ने की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए, है ना। कहाँ है? आप जा सकते हैं बाराबंकी अगर आपको अफीम की आवश्यकता है तो। ऐसे नहीं चले जाओ, खुले में बिक रही होगी दुकान, रेडी लग रही होगी कि अफीम ले लो, ठीक है ना। गवर्नमेंट की नज़र में होती है और लीगल तरीके से होती है ना। और पता रहता है कि कितने ग्राम तक हुई है पैदावार। किलो तो छोड़ो, ग्राम की भी खबर रहती है ना, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि ठेले पे बिक रही होगी वहाँ जाओगे तो। 19 की तरफ चलते हैं। कभी पहुँच जाए, कुछ बच्चे भावुक हो जाए ना, ऐसा हो जाता है कि अरे भैया मिल गई आज तो चल रहे हैं सीधे बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। आम खाया ना, आम का सीजन चल रहा है। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, फूफा, मतलब होते हैं कुछ ऐसे आम। फूफा तो नहीं होता शायद। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस या इनमें से कोई नहीं? तो लंगड़े आम के लिए जो फेमस है वो है आपका अपना प्यारा बनारस। चलिए 20 की तरफ चलते हैं। मजा आ रहा है या नहीं क्लास में? चलाते चलेंगे। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग स्थापित हुआ था 1943 में, 1944 में, 1948 में या फिर 1947 में? ये हुआ था 1944 में, आजादी से पहले। कब हुआ था? 1944 में। देखिए पशुपालन विभाग स्थापित हो गया था यूपी के अंदर 1944 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, मतलब 21 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड प्रथम 1973 में शुरू किया गया। वाराणसी में, मेरठ में, बलिया में, उपयुक्त सभी में? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड 1973,
तो ये उपयुक्त सभी था, मतलब वाराणसी, मेरठ और बलिया इन सभी में एक साथ शुरू हुआ था। पर यहाँ से दो चीज़ें याद होंगी कि ऑपरेशन जो फ्लड था तो प्रथम कब शुरू हुआ था, ये डेट भी याद रखना आप 1973 में, क्योंकि ये डेट भी पूछी गई है, पूछी जा सकती है। 22 क्या कह रहा है आपसे, निम्न में से प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, के साथ सीमा बनाता है? मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर या फिर मुजफ्फरनगर? तो ये बनाता है आपके साथ मेरठ। क्लियर है? मेरठ उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना लेता है बहुत ही अच्छे से। सही है, आगे चलते हैं। ओके 23 की तरफ क्या कह रहा है 23, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली, पथरीली, महीन, जलोढ़ या फिर भूरी? तो इनमें से कौन सी मृदा पाई जाती है? ये पाई जाती है कंकरीली, पथरीली। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली और पथरीली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लिखा है निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण तक सही अनुक्रम है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण तक सही अनुक्रम है, आपको बताना है कौन सा। देखिए बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन ये है और अच्छा लग रहा है, इसमें टाइम लगाकर एक बार जरूर सर्च करें, ठीक है ना। यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ती है यूपी के मैप की। यह तरह है कि निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से ये ओर से चले, नीचे की तरफ चले तो कौन कौन सा जिला पहले आएगा, फिर कौन सा अगला आएगा, ये सब आपको बताना है। तो मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ के सीधे आंसर वाला ऑप्शन पढ़ देता हूँ तो बेटर रहेगा, समय बचेगा। पहले आता है सबसे उत्तर में सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद आ जाता है संत कबीर नगर, फिर आता है अंबेडकर नगर, फिर आता है संत रविदास नगर। क्लियर है? अब ऐसा नहीं ये सबसे उत्तर में सबसे दक्षिण में, ये सिर्फ एक क्रम है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को लिख लेंगे अच्छे से। और इसके लिए जब भी से क्वेश्चन को हो तो प्लीज मैप खोल लेना गूगल वगैरह का। चलते हैं 25 की तरफ। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर? तो ये होती है आपके अपने गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं 26 की तरफ। क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आर्य कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? बुलंदखंड, गुरहेलखंड, शिवालिक या विंध्याचल? तो यह बुंदेलखंड, बुंदेलखंड ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 7 की तरफ, 27 की तरफ। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र, ये क्वेश्चन अभी आ चुका है तो हमें मालूम है क्या है, तराई क्षेत्र है। चलते हैं 28 की तरफ। लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है पहला, पांचवा, तीसरा या सातवां? तो पहला स्थान तो नहीं है, यह है पांचवा स्थान। कौन सा है? पांचवा। मतलब उत्तर प्रदेश बड़ा है पर जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में पांचवा। सही है? चलिए चलते हैं 29 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू की गई? ये योजनाएं बहुत आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2004 से, 18 जून 2003 से, 18 जून 2002 से या 18 जून 2001 से? तो जून तो याद हो गया होगा 18 जून, और हुई है 2001 से, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी योजना की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। लिखा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जबलपुर, कानपुर, फैजाबाद या पंतनगर? ये की गई थी पंतनगर में। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, क्वेश्चन याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पंतनगर, ऑप्शन नंबर डी। 31 का क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल मक्का, गेहूं, धान, गन्ना? फटाफट, बहुत ही इजी है, गन्ने का जूस, मतलब गन्ना। ठीक है, 31 के बाद आते हैं 32 की तरफ। 32 का आंसर क्या होगा देख लेते हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं आगरा में, मथुरा में, एटा में, मैनपुरी में, मिर्जापुर या झांसी में, सीतापुर या बाराबंकी में? बाराबंकी में तो भाई अफीम पाई जा रही है, तो लाल मिट्टी कहाँ है? मिर्जापुर, झांसी में, ऑप्शन नंबर डी। 33 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, अरहर, मसूर या मूंग? तो यह है मूंग। मूंग की अवधि क्या है? सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं 34 की तरफ और लिखा है उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है गेहूं, गन्ना, आलू का, गेहूं, आलू, मूंगफली का,
आलू गन्ना चावल का, गन्ना कपास आलू का, तो यह गेहूं गन्ना आलू का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का। इसका मतलब समझ रहे ना कि उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक हैं गेहूं गन्ना आलू, मतलब आलू अच्छा खासा उगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? मतलब गेहूं भी सबसे ज्यादा, गेहूं भी गन्ना भी और आलू भी, तो क्या बचा? फूल, अप्रैल फूल। चलिए ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल फूल वाला फूल, फ्लावर वाला फूल। 36 लिखा है ललित किस फल की उन्नत किस्म है? ललित किस फल की उन्नत किस्म है? आम, स्ट्रॉबेरी, केला, अमरूद। बी फ्रैंक, मुझे तो स्ट्रॉबेरी की एक ही फसल पसंद है, स्ट्रॉबेरी। मतलब समझ गए ना? आम में ललित आम खाया कभी आपने कि भैया ललित आम दे दो? नहीं। लंगड़ा, चौसा, दशहरी, मुझे भी 3-4 याद है। तो केला, केले के भी अपने होते हैं। अमरूद, पर यहाँ जो आंसर है ललित, ये अमरूद की फसल है। ललित किसकी फसल है? अमरूद की। 36 की तरफ चलते हैं, 36 तो हो गया, 7 की तरफ चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं में भी है, गन्ना में भी है, जौ में भी है, चावल में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना इजी है ना, आप देख रहे होंगे और मजा तो आ ही रहा होगा। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट आंसर 9। कितने क्षेत्रों में? 9 क्षेत्रों में। रट लेना, याद कर लेना, लिख लेना। 39 की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है सूरजमुखी, कुसुम, राई, सरसों या अलसी। तो यह है सूरजमुखी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है सूरजमुखी। कौन सी है? सूरजमुखी। 40 की तरफ चलते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है जौ का, बाजरा का, चावल का, दालों का। अब देखिए ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, गन्ना नहीं है। ठीक है, क्या है? जौ का, आंसर ए। चलते हैं 40 के बाद 41 पर। कैसा महसूस हो रहा है जरूर बताते चलें, नोट्स बना रहे हैं नहीं बताते। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आलू, गेहूं, दलहन या गन्ना? गन्ना सबसे महत्वपूर्ण हमारी नकदी फसल है जो कि डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट होती है। किसान हमेशा से गन्ने की फसल का बेसब्री से इंतजार करता है, आप सब जानते होंगे, है ना। 42 उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल। अब देखिए फसल की भी कैटेगरी है, वाणिज्य फसल, नकदी फसल, कपास, गन्ना, तिलहन या जूट। तो जूट है हमारी महत्वपूर्ण वाणिज्य की फसल में, इसे लिख लेना, याद कर लेना। 43 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट हूं पर मजबूरी ये है कि क्वेश्चन ज्यादा है। उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं हापुड़ में, सहारनपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो 1 और 2 सही है, मतलब कि हापुड़ और लखनऊ में। या बी वाला सही है, 1 और 3, मतलब हापुड़ में और वाराणसी, सहारनपुर में। या सी सही है, 1, 2, 3, मतलब कि हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में। या उपयुक्त में से सभी। एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी चारों में ही एग्रो पार्क है। तो चारों के नाम याद कर लेना। 44 क्या कह रहा है आपसे? गायब हो गया। 45 क्या कह रहा है आपसे? कोई तो कुछ कहेगा, है ना। 45 चलिए सही। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो ये कहा जाता है 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को क्या कहा जाता है? सीमांत कृषक। एक क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर में कितनी भूमि होती है? बीघा में बताना। चलते हैं 46 पर, कमेंट में बताना ना, तो सर्च कर लेना। 46 क्या कह रहा है हमसे? उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। पॉली क्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर। तो वह झांसी, झांसी में पॉली क्लिनिक नहीं है। 47 बहुत ही आसान क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, जून जुलाई में, अक्टूबर दिसंबर में। तो ये होती है प्यारे मेरे जून जुलाई में। किसकी फसल की बात हो रही है? खरीफ की फसल, जून जुलाई। अभी चल रही था, कल ही खत्म हुआ 2 दिन पहले। 48 भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न, दलहन, तिलहन या मसाले। बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन। तो यह खाद्यान्न, खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अग्रणी है। 48 के बाद 49 की तरफ चलते हैं। लिखा है
आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जौनपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। तो प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा पैदा हो रहा है आंवला, ठीक है ना। कहीं अंबाला ऑप्शन में तो लगा मत देना, है ना, गलत हो जाएगा। आंवले मतलब प्रतापगढ़। चलो 50। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है जूट, कपास, गन्ना या तिलहन। अब यहां पर कंफ्यूजन बन जाता है। अभी अभी आपने देखा था प्रमुख वाणिज्य फसल क्या है? जूट है। क्या है? जूट है। गन्ना कैसी फसल है? गन्ना आपकी प्रमुख नगदी फसल है। पर कई बार इसमें कंपेयर नहीं हो पाता, और जब ये दोनों ऑप्शन एक साथ मिलते हैं तो कई बार, मैं बी फ्रैंक बता देता हूँ ऐसी बातें, क्योंकि आयोग ने कई बार इसे भी सही ठहराया है और कई बार इसे भी सही ठहराया है। पर जो मेरा मानना है वो आंसर जूट सही होना चाहिए। क्लियर है ना? तो जूट इज द बेस्ट आंसर इसके लिए। पर कई बार चेंजिंग्स हुए हैं, पर बताना मेरा काम था, सो मैंने बता दिया। ठीक है ना? चलिए चलते हैं 51 की तरफ। ये थे आज के 50 क्वेश्चन। चलते हैं 51। 51 हमसे क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, गन्ना, चावल, तंबाकू। तो मैं बता देता हूँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आलू और गन्ने का। क्लियर है? तंबाकू चावल का नहीं है। तो ये तो बहुत आसान था, रिपीटेड क्वेश्चन है। 52 क्या कह रहा है हमसे? निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या नर्मदा। तो गंगा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या नंबर 1। जैसे NH होता है ना, नेशनल हाईवे, ऐसे कुछ है ये भी, है ना। चलते हैं 53 की तरफ। 53 क्या कह रहा है हमसे? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर या शारदा नहर। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब कई बार बच्चे गंगा लगा देंगे, लेकिन यहाँ बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की हो रही है, पूरी गंगा की बात नहीं हो रही होगी ना, पूरे इसकी बात नहीं हो रही है। 54 क्या कह रहा है? गत 25 वर्षों में नलकूप द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। गंगा घाघरा दोआब पर, गंगा यमुना दोआब पर, सरयू पार मैदान पर या बुंदेलखंड में। तो यह हुआ सरयू पार मैदान पर। सरयू पार मैदान की बात करते हैं लास्ट 25 ईयर की, तो नलकूप द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकसित काम हुआ है। 55 की तरफ चलते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठुर, गंगा, बिल्कुल सही। गोरखपुर, राप्ती, बिल्कुल सही, मतलब किनारे पे। जौनपुर सही, ये गलत है। कौशाम्बी, यमुना, बिल्कुल सही है। सी नंबर गलत है, मतलब कि सी आंसर ऑप्शन सही होगा 55 का। जौनपुर सही के किनारे नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 56 की तरफ चलते हैं। लिखा है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है क्वेश्चन से ही कि जो राजघाट एवं नहर परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंदर इन लोगों ने 50% पैसा लगाया है। तो जो बनाई जा रही है यमुना नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर या उत्तर प्रदेश पर, बड़ा ही अजीब ऑप्शन है ये वाला, तो खैर पर आंसर बेतवा नदी है। क्या है? बेतवा नदी पर। क्लियर है? चलते हैं 57 की तरफ। लिखा है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? अब सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो आंसर भी उत्तर प्रदेश होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। 58 क्या कह रहा है हमसे? गायब है। 59 क्या कह रहा है हमसे? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजा, रिहंद या रामगंगा। तो ऑप्शन में लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्वेश्चन में लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध रामगंगा का बांध है। 59 का हो जाएगा डी। 60 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? गंगा, सॉरी नहीं बहती है ऑप्शन में, ये मैंने गलत पढ़ दिया, और अक्सर ऐसा एग्जाम में भी होता है तो ध्यान रखेंगे। गंगा, यमुना, रामगंगा या झेलम। तो झेलम नदी नहीं है, क्योंकि यमुना भी बहती है, गंगा भी बहती है, और रामगंगा तो आपके अपने मुरादाबाद में बहती है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 61 क्या लिखा है? सूची 1 को सूची 2 से सुलिमित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही बताना है। पहले तो आपको ये मैच करना, फिर इनमें से एक आंसर होगा। तो आपके पास जरा देखें आप क्या मैच कर पाएंगे। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या। आगे है यमुना, गोमती, सरयू या मंदाकिनी। तो आपको क्या करना है, इन्हें
मैच करना है सही के साथ और आंसर दे देना है। तो लंबा क्वेश्चन ना हो इसलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बी, मतलब 4 2 1 3, अर्थात जो 4 है इसका मेल किससे होगा, ए से, मतलब चित्रकूट से। 2 का मेल किससे होगा, बी से, मतलब जौनपुर से। 1 का मेल किससे होगा, सी से, अर्थात मथुरा से। तो 3 का मेल किससे होगा, अयोध्या से। ऐसा है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये कौन से किनारे बसे हुए नगरों के नाम हैं, इसे अच्छे से याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल कंफर्म बताएं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न शहरों पर कितना महिलाओं का आरक्षण दिया है, 1/3, 1/4, 1/5 या 1/6। तो ये आरक्षण जो दिया गया है प्यारे बच्चों, ये दिया गया है 1/3, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। 63 के बाद चलते हैं। 63 क्या कह रहा है हमसे, उत्तर प्रदेश में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित हो सकती है, उनमें जागरूकता पैदा करके, उनको शिक्षित करके, उनको उचित प्रशिक्षण देकर, या सभी। सीधी सी बात है, सभी चीज़ें इसके अंदर सही हैं, ये सब होना ही चाहिए। चलते हैं 64 की तरफ। और क्या लिखा है 64 के अंदर, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की समस्या है नियोजन तथा क्रियान्वयन के अनुभव का अभाव। नहीं समझ में आया, मैं रिपीट करता हूँ। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की समस्या क्या है, पहली समस्या नियोजन तथा क्रियान्वयन के अनुभव का अभाव, अर्थात जो पंचायत के लोग हैं उन्हें अनुभव नहीं है और काम को करवाने का एक्सपीरियंस जो वो नहीं है। महिलाओं का योगदान, उनकी शिक्षा स्तर के समान नहीं। वित्तीय समस्या या उपयुक्त सभी, तो मुझे तो भैया सीधे सीधा है कि उपयुक्त सभी हैं, सारी समस्याएं हैं। ऐसे ऐसे लोगों को पद मिले हुए हैं जिन्हें बिल्कुल भी उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता। महिलाओं की भागीदारी, उनका शिक्षा स्तर बिल्कुल अच्छा नहीं है, गांव की तरफ जाएंगे। और वित्तीय समस्या तो बचपन से जूझते आ रहे हैं हम लोग, है ना। मैं तो टूर पे भी नहीं जाता था भाई साहब, जब मैं इस क्लास में था मुझे रिमेंबर याद है, तो क्योंकि फाइनेंशियल बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, आई फुली रिमेंबर। तो स्कूल से जब टूर जाते थे तो मैं भी घर आके कहता था कि पापा टूर पर भेज दो। सो इतनी अकल नहीं थी बचपन में, तो मतलब ऐसा हो जाता था कि ऐसे तो नहीं कह पाते थे साफ साफ कि फाइनेंशियल इशू है या पैसे नहीं है, तो अरे टूर पे नहीं जाना चाहिए, बच्चों को घर में बैठ के पढ़ना चाहिए, इस तरह से टाल दिया जाता था। बड़े हुए तो रियलाइज़ हुआ कि क्यों नहीं जाते थे। बट बी फ्रैंक, आधा भारत घूम चुका हूँ उसके बाद से। चलिए, खैर, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की समस्या है उपयुक्त सभी, 64 का डी। 65 की तरफ चलते हैं और लिखा है, भारतवर्ष में नया पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल तो लिखा हुआ है, तो 1992 में, 1993 में या 1994 में। एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे जरूर फिर करना। इनमें से कोई नहीं आंसर है तो कब हुआ था ये आंसर तो देना पड़ेगा आप लोगों को कमेंट में, अगर क्लास ले रहे हैं तो। 66 क्या कह रहा है हमसे, निम्न में से किस अधिनियम के तहत स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषय घोषित किया गया है। बिल्कुल सिर के ऊपर से जाने वाला सवाल और तगड़ा सवाल, मैं रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय घोषित किया गया। 1909 के अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के अंतर्गत। तो ये हुआ था 1919 अधिनियम के अंतर्गत। पर मैं कन्फर्म हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके पीछे की डिटेल थोड़ी बड़ी है, जो अभी समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, बट समझाएंगे जरूर एक दिन। 66 का हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 67 की तरफ। लिखा है, उत्तर प्रदेश के किन नगरों में नगर महापालिका नहीं कार्यरत है। कानपुर, आगरा, जौनपुर, इलाहाबाद। तो यह जौनपुर में क्या है, नगर महापालिका कार्यरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 68 की तरफ चलते हैं और 68 क्या कह रहा है हमसे, उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं पर निरीक्षण शक्ति किसे दी गई है। जिला न्यायाधीश को, विकास अधिकारी को, मंडल आयुक्त को, या ए और बी दोनों को। तो ये दी गई है मंडल आयुक्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 69 क्या कह रहा है हमसे भैया, उत्तर प्रदेश में कौन राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में होती है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में होती है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं होती। उत्तर प्रदेश में कौन राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में, कोई भी राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं है, ना नगर पंचायत, ना नगर पालिका, ना नगर निगम। 69 का आंसर बन जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं 70 की तरफ। लिखा है प्यारे बच्चों 70 के अंदर, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के करेतर कुछ गलत लिखा हुआ है क्या। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के करेतर
राजस्व में सम्मिलित है। शुष्क जुर्माना राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, थोड़ा सा लैंग्वेज मिसमैच हो रही है तो स्किप कर देते हैं इसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पास किया गया? 1990 में, 1915 में, 1916 में? उपयुक्त सभी। बड़ा ही अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 1910, 15, 16 और उपयुक्त सभी, तो सभी में इसमें नगर पालिका अधिनियम पास किया गया है संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करते हैं 72 की तरफ चलते हैं, 72 में लिखा है उत्तर प्रदेश में नगर सेवाओं की एक अत्यधिक व्यापक योजना अंगीकार की गई है। उत्तर प्रदेश में नगर सेवाओं की एक अत्यधिक व्यापक योजना स्वीकार की गई है 1965 में, 1966 में, 1968 में या 1970 में? तो ये की गई थी 1970 में। क्लियर है, अत्यधिक व्यापक योजना। चलते हैं 73 की तरफ, क्या लिखा है? किस अधिनियम में स्थानीय सूची में नगर पालिकाओं को कर मतलब टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया गया है? 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में, 1947 के अधिनियम में या फिर इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1935 के अधिनियम में जो है नगर पालिकाओं को टैक्स वसूलने का भी अधिकार दिया गया है 1935। याद रखेंगे क्वेश्चन को। 74 की तरफ चलते हैं और लिखा है स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय स्वशासन समिति नियुक्त की थी 1935 में, 1937 में, 1938 में? तो इसका आंसर है 1938 में। मतलब कि स्वतंत्रता से पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय स्वशासन की समिति नियुक्त की थी वो की थी 1938 में, 1938 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 75 की तरफ, क्या लिखा है? जिलाधीश तथा मंडल आयुक्त सभानीय निकाय के कार्य में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। उपयुक्त रिपोर्ट किसने दी? स्थानीय स्वशासन समिति उत्तर प्रदेश 1938 ने, स्थानीय स्वशासन समिति मध्य प्रदेश 1940 में, या स्थानीय स्वशासन समिति राजस्थान 1943 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये दी थी, सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश का चल रहा था उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन समिति उत्तर प्रदेश 1938 में। मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। जिलाधीश और तथा मंडलायुक्त सभानीय निकाय के कार्य में तनिक भी रुचि नहीं दिखाते। मतलब इन्होंने बताया था जो ये कार्य होते हैं सभाओं के, सभानीय कार्य होते हैं, इसमें कौन रुचि नहीं दिखा रहा? सब ये लोग, जिलाधीश और मंडल बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहे। तो इस बात की रिपोर्ट किसने दी थी? इसकी रिपोर्ट करी थी स्थानीय स्वशासन समिति उत्तर प्रदेश ने 1938 में। समझ में आया? मतलब कोई जिलाधिकारी या कोई भी पदाधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है? तो उसके बारे में बताना। चलते हैं 76 की तरफ और लिखा है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जगह नगर महापालिका नहीं है? आगरा, मेरठ, फतेहपुर या कानपुर? तो ये है फतेहपुर। कहाँ? फतेहपुर। ऑप्शन नंबर सी 76 का। 77 क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा। 77 आपसे 78 कुछ कहेगा। आइए, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के मुख्य विवेकाधीन कर्तव्य हैं। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के मुख्य विवेकाधीन कर्तव्य हैं। कौन कौन से हैं? मास्टर प्लान तैयार करना, सीवेज के निस्तारण के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना, जनगणना करना, उपयुक्त सभी। तो सभी इसके काम हैं उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 पर, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नगर पालिका को 1994 के संशोधन पश्चात किस नाम से जाना जाता है? नगर निगम, नगर पालिका परिषद, महानगर पालिका या इनमें से कोई नहीं? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका परिषद के नाम से जाना जाता है। चलते हैं 80 की तरफ, क्या लिखा है? नगर पालिका में पदेन सदस्यों में कौन कौन से सदस्य सम्मिलित होते हैं? लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, बिल्कुल सही। राज्य विधानसभा सदस्य या विधान परिषद के सदस्य, ये भी सही है। राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर ये चीजें याद होनी चाहिए। क्या कह रहा है? नगर पालिका में पदेन सदस्यों में कौन से सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं? तो ये सब सदस्य जो सम्मिलित हो सकते हैं। कौन? लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी सम्मिलित हो सकते हैं। राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी सम्मिलित हो सकते हैं, है ना। और राज्य सरकार ने किसी को नामित कर रखा तो वो भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। 81 क्या कह रहा है हमसे? उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत में राज्य सरकार कितने व्यक्ति को नामित कर सकती है? 2 से 3 सदस्यों को,
4 से 6 सदस्यों को, 6 से 8 सदस्यों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कर सकती है 2 से 3 सदस्यों को नामित कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 82 क्या कह रहा है हमसे। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम कब बनाया गया? 1971 में, 1975 में, 1977 में, या 1979 1979 में? ये था 1975, 1975। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 83 की तरफ चलते हैं और 83 क्या कह रहा है आपसे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे विशंबर दयाल, रमेश दयाल, PN चक्रवर्ती, RN त्रिवेदी। तो ये थे विशंबर दयाल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। कौन थे ये? पहले लोकायुक्त थे। 84 क्या कह रहा है आपसे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त निम्न की जांच कर सकता है। जो लोकायुक्त क्या जांच कर सकता है? वो प्रदेश के मंत्रीगण की जांच कर सकता है, हाँ जी। विधानमंडल के सदस्यों की जांच, बिल्कुल। शासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों की जांच, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या झांसी? तो यह है भैया लखनऊ में स्थित। कहाँ है? लखनऊ। चलते हैं 86 की तरफ, क्या कह रहा है 86 हमसे। उत्तर प्रदेश सचिवालय में कर्मचारी के पद सोपान के संबंध में निम्न में से कौन सा सोपान सही ढंग से व्यवस्थित है? अपर डिवीजन क्लर्क्स, अपर सचिव, सेक्शन ऑफिसर, सचिव। मैं आपको बता देता हूँ, ये पदक्रम दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? पदक्रम कर्मचारियों का। तो आपको बताना कि कौन सा पदक्रम सही इसके अंदर लिखा हुआ है। सही है, आइए देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर पहले आता हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। सबसे पहला होता है अपर डिवीजन क्लर्क्स, फिर होता है सेक्शन ऑफिसर, फिर होता है उच्च सचिव, और फिर होता है सचिव। सही है ना? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे चलते हैं 87 की तरफ। बहुत ही बढ़िया था आज के क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, और ये तो भी बढ़िया लग रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी, जिला वन अधिकारी, उप जिलाधिकारी या उप अधीक्षक पुलिस, ठीक है, उनकी सेवा स्तर है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, राज्य सिविल सेवा या प्रांतीय पुलिस सेवा। इन सबको आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर है? 1 2 3 4 मतलब बिल्कुल सही सेट है। इसे प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, इसे राज्य सिविल अधिकारी कह देते हैं, ये जिला वन अधिकारी हो जाता है, और ये पुलिस। तो बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 सीधा सीधा है ना? समझ में आ गया ना क्या कह रहा था? कौन सा किससे मैच हो रहा है, ऐसा समझ लो आप। 88 की बात करते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास सर्वाधिक दर्ज किया गया 5वीं योजना में, 7वीं में, 6ठी में या 8वीं में? तो ये था 6ठी में। 88 का बी हो जाएगा। औद्योगिक विकास जो 6ठी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा तेज था, 88 का बी हो जाएगा आपका। चलते हैं 89 की तरफ, और 89 का क्या होगा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष से न्यायिक दंड अधिकारियों को शासन की अधीनता से मुक्त करके उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कर दिया गया? 1965, 1967, 1969 या फिर 1971? तो ये था 1967। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 89 के बाद आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 90 पर, और लिखा है उत्तर प्रदेश में राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय, आयुक्त न्यायालय, राजस्व परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन होगा सी राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश में राजस्व का सबसे ऊंचा न्यायालय राजस्व परिषद होता है, याद रखेंगे। 91 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन है 100, पहुंच गए हैं 91 पर। देखते हैं क्या होगा 100 तक के क्वेश्चन का सफर। सभी को नोट करना, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत हो रही है, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल गर्मी हो रही है अच्छी खासी। चलिए कर दो शेयर, कर सकते हो तो, वरना क्वेश्चन तो उतार ही लेना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में स्थित है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित 7 सदस्य पद स्थापित हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है, हाँ जी बिल्कुल है। या सभी सत्य है, सभी सत्य हैं। तो 91 का हो गया डी। चलते हैं 92 की तरफ। उत्तर प्रदेश में तहसीलदार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तहसीलदार तहसील में राज्य शासन का राजस्व मामलों में प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख अधिकारी है, बिल्कुल सही है। तहसील में राजकोष अधिकारी का कार्य उसी के निर्देशन में सम्मिलित होता है, ये भी सही है। तहसील लैंड रिकॉर्ड्स ठीक करना, नजूल भूमि की रक्षा करना, राजस्व वसूली करना उसके प्रमुख कार्य हैं, बिल्कुल सही है। मतलब तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। सभी को उतार लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नंबर चाहते हैं तो 93 के पास चलते हैं, क्या कह रहा है?
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन ग्राम स्तरीय कर्मचारी है? ग्राम विकास अधिकारी, महिला स्वास्थ्य रक्षिका, पंचायत सचिव। ये तो सभी ग्राम विकास के हैं, मतलब कि उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि सभी ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 94 क्या कह रहा है हम लोगों से? उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अधिकरण का सचिव होता है जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक या खंड विकास अधिकारी। तो ये होता है सी। उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अभिकरण का सचिव होता है परियोजना निदेशक। कौन होता है? परियोजना निदेशक। 95 की तरफ चलते हैं और लिखा है उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में स्थित विकास भवन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में स्थित विकास भवन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जो विकास भवन होता है, अगर आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं तो आपको मालूम होगा विकास भवन कहाँ पर है, तो उसका मुख्य अधिकारी कौन होगा? मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, मुख्य विकास अधिकारी के नाम से ही होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 96 की तरफ। लिखा है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई थी 58 से, 60 से, 59 से, 61 से। तो हुई थी 59 से। ऑप्शन नंबर बी, 1959 से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई थी। चलते हैं 97 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? यह हुआ था 2 अक्टूबर 1980, 2 अक्टूबर 1982 या फिर 2 अक्टूबर 1983 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हुआ था 2 अक्टूबर 1982 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, 2 अक्टूबर 1980 सही आंसर होगा। सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 98 की तरफ और लिखा है जोड़े मिलाइए विभिन्न विकास कार्यक्रम और लागू करने का वर्ष। देखिए इस तरह से भारी क्वेश्चन आया था। अकेले में ही 4 चीजें पूछ ली हैं। अकेले में ही क्या है आपके पास? 4 चीजें हैं। मैच करें और बताएं। मैं आपको डायरेक्ट मैच करवाता हूं। देखिए लिखा है ट्राइसेम योजना, जवाहर योजना, ग्रामीण भूमिहीन योजना, अंबेडकर ग्रामीण योजना। तो ये 2 योजना तो मैंने आपको पढ़ा रखी है, मतलब पिछले MCQ में आ चुकी है इससे पहले जो 6 क्लासेस आई हैं। ठीक है, अगर आपको 2 भी याद हो तो बात बन जाएगी। फिलहाल आंसर है सी, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे मिल रहे हैं सबके सब। तो इससे पता चलता है ट्रेमिस योजना आई थी 1979 में, जवाहर योजना आई थी 1989 में, ग्रामीण भूमिहीन योजना आई थी, रोजगार गारंटी योजना इसका मतलब 1983 में, और अंबेडकर ग्रामीण विकास योजना आई थी 1990 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ और ये क्या कह रहा है आपसे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव किस पद्धति से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से, दोनों से, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्षेत्र समिति का जो मुखिया होता है उसे अध्यक्ष कहते हैं, प्रधान कहते हैं, प्रमुख कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं, तो उसे कहा जाता है प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके बिल्कुल यूजफुल हैं लेखपाल परीक्षा के लिए। और आप चाहते हैं सफलता होना तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और प्रतिदिन इन्हें पढ़िए जिससे कि ये हो जाए याद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।